हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर मिलती हैं आपको सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें इंक्लूड है आपका ऑल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में हैं, कोशिश की जा रही है कि वो सभी के सभी सब्जेक्ट आपको आपके इस चैनल पर पढ़ाए जाएं। तो आपसे यही कहूँगा कि जितना हो सकता है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि ये सब आपके द्वारा ही संभव है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें आप सभी लोग जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करें। यदि आपको वाकई में हमारी जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। तो चलिए बात करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले वही आपके लिए कुछ लाइन्स हैं, उन्हें बताता हूँ मैं। इसमें आज की जो आपका मोटिवेशन है, जो आपके लिए कुछ मोटिवेशन स्पीच देता हूँ मैं डेली अपनी क्लास में, तो आज की क्लास में दे रहा हूँ। इसका ये मोटिवेशन स्पीच है आपका, थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। ये आप सभी अपने ऊपर लेना है, सभी को स्वयं को समझना है कि मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। क्या हूँ? मैं थोड़ा जिद्दी हूँ कि मैं ख्वाब देखने से बाज नहीं आता हूँ। उसके आगे लिखा है, अपने सपनों के लिए जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, अपने लक्ष्य के लिए बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत किए हार जाऊँ, ये मुझे नहीं आता है। ये नहीं है कि मैं बिना संघर्ष, बिना मेहनत के अपनी हार स्वीकार कर लूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं जी जान जी तोड़ मेहनत करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी न्यौछावर करना पड़े। तो उम्मीद है कि आज आपको ये लाइन पसंद आई होंगी। तो इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपनी आज की इस क्लास में रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो इससे पहले मैं तुम्हें रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देकर गया था, बेसिक नॉलेज देकर गया था, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। उसमें मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया था कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट के नंबर को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। उसकी मैंने आपके दिमाग में थोड़ी इमेज बनाई थी, और मुझे उम्मीद है कि वो इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई होगी अब तक। तो देखो, मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, मैंने आपसे कहा था जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो करूँगा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है ना। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, तुम अपना कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, हर एग्ज़ाम में तुम्हें इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते हैं, और ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो अपने लिए। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि इसमें जो मैक्सिमम 7 से 8 टाइप हैं। ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे सभी को डिस्कस करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले, टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूं। उसमें मैंने आपको याद कराए थे सभी अल्फ़ाबेट नंबर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एस का नंबर कितना था, मैंने कहा था एस है 19 से आ रहा है, तो कितना है 19। मैं आपसे कह दूं क्यू का नंबर कितना है, मैंने कहा था क्यू कैसे बनता है, थोड़ा ऐसे बनता है। ठीक है ना। तो उल्टा 7 को सीधा 7 कर दो तो 7 तो है ही, लेकिन 7 पर तो हमारा जी होता है, तो ये किसका आ जाएगा 17 पर। ठीक है ना। मैं आपसे कह दूं अगला आर कितने पर है, तो आर के लिए मैंने कहा था ऐसे, इसको ऐसे किया तो ये इसकी इमेज बनी 8 की, लेकिन 8 जो होता था वो तो एच पर होता था, लेकिन जो आर है मेरा वो कितने पर हो जाएगा, इस एक को यहाँ लगा दो 18 पर। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने तुम्हें यू का बताया था, एक और एक 2 और 1 21 पर। मैंने वी का बताया था 2 और 2। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने डब्ल्यू का बताया था, पी का बताया था।
ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट नंबर हैं वो आपने कंठस्थ कर लिए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, जो आपके अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं ना, इनका नंबर तो तुमने याद कर लिया A to Z। ठीक है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपका जो अपोजिट नंबर होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। मैं इनको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं सीखोगे कि कौन किसका अपोजिट है, कौन कितने नंबर पर आ रहा है, तो तब तक आपके लिए सवाल करना कठिन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ बेसिक सीखना है, जिसमें आपको नंबर पता होना चाहिए कि A कितने पर, Z कितने पर, Y कितने पर, V कितने पर, और एक पता होना चाहिए कि आप इसके अपोजिट, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा याद करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि कौन किसका अपोजिट है। इसके लिए मैं तुम्हें 2 से 3 टाइप बताऊंगा, और जो उनसा मेथड आपके दिमाग में सेट हो जाए ना, उससे कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले वो आपको क्या दे देंगे, एक रफ शीट दे देते हैं। ठीक है, तो रफ शीट का काम होता है रफ कार्य करने के लिए, मैथ के सॉल्व करो, रीजनिंग के लिए जो भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करके देखो, तब उसके बाद अपने कंप्यूटर पर क्लिक करना है आंसर पर। ठीक है ना। तो रफ शीट में आप क्या कर सकते हो, या तो आप अल्फ़ाबेट नंबर पहले लिख लो ABCD, जिससे आपको टाइम नहीं लगे फिर। ठीक है ना। ऐसे लिख लिया, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इनके नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। वैसे मैंने तुम्हें याद भी करा दिए हैं ये, लेकिन यदि मैं इनका अपोजिट नंबर आपसे पूछ लूँ तो वो क्या होता है, तो पीछे से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। यदि मैं लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना, आपके बाएं से दाएं की तरफ जाऊंगा, तब के लिए है ABCDEFG, ऐसे होता है A to Z। ठीक है ना। यदि मैं इनका उल्टा कर दूं, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, तब क्या करेंगे, तब आपको Z से A की तरफ जाना पड़ेगा। आपके लिए आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राइट से लेफ़्ट आपका डायरेक्शन देकर रखेगा वो, कि बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं या दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। तो जब भी आपकी बात चलेगी Z से A की तरफ, तो Z पहले पर आएगा। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5, ये 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो आपके समझ में आ गए होंगे लेफ़्ट टू राइट, A to Z नंबर याद हो गए सीरीज से कि G कितने पर, S कितने पर। बात आ गई राइट टू लेफ़्ट, तब क्या है आपका Z से A, दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना। आप याद कैसे रखेंगे दाएं और बाएं को, जैसे देखो एक होता है राइट और लेफ़्ट, एक होता है दायां और एक होता है बायां। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, देखो जो राइट है आप समझ जाते हो, राइट हैंड है, सीधा हाथ है, और आपका दायां है। ठीक है ना।
और लेफ्ट है बायां है। याद कैसे रखेंगे? द से दाल। अब ये बताओ, जो आप दाल खाते हो, दाल रोटी खाते हो, वो सीधे हाथ से खाते हो या उल्टे से? तो आपका जवाब होगा सर हम जो ये ज़्यादातर के समय लगभग ज़्यादातर हम कैसे खाते हैं? सीधे हाथ से खाते हैं, दाएं हाथ से खाते हैं। तो दाएं से आपका राइट हैंड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, दाएं होता है राइट, दाएं होता है राइट, और जो बायां है वो कैसा है? लेफ्ट है। ठीक है ना? एक तरीका तो आपका ये है, कोई भी सवाल आए तुरंत देखो, आर राइट टू लेफ्ट में कितना 18 है, लेफ्ट टू राइट में कितना है? 9 है। ऐसे पहचानना है। ठीक है ना? लेफ्ट टू राइट में बी कितने पर? 2 पर। राइट टू लेफ्ट में कितने पर? 25 पर। ऐसे याद रखना, या तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो एक और तरीका है। और कौन सा तरीका आपका दूसरा? सेकंड मेथड कैसे पहचाने? सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड है आपका, देखो आपको मैंने लेफ़्ट टू राइट तो याद कराए थे। मैंने कहा था एच कितने पर? 8 पर। आर कितने पर? 18 पर। पी कितने पर? 16 पर। एन कितने पर? 14 पर। ये कराए थे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सर क्या मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट तो आपका एक ही होता है, इंग्लिश क्लास में तुम्हें बताया था, लेकिन लेटर होते हैं आपके, लेटर 26 होते हैं टोटल लेटर। तो जो आपके अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं जितने भी, उसमें क्या होता है, जो आपसे कहते हैं जो टोटल जो अल्फ़ाबेट लेटर है ना आपके, टोटल अल्फ़ाबेट लेटर वो होते हैं 26। ठीक है ना? लेकिन ये रीजनिंग है, ठीक है ना? इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगता है। तो ये क्या कहता है, हमेशा क्या है, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाओगे, जब भी आपको एच का अपोजिट निकालना पड़ जाए, किसका अपोजिट? एच का अपोजिट, तो हमेशा 27 में से माइनस कर लो। तो चलिए एच का अपोजिट देखते हैं। एच का अपोजिट देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था, जो आपका 8 होता है, हमें जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, जितने मान लो मेरा ए है, ए मेरा 1 पर है और जेड मेरा 26 पर है। जब भी मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 27 आया। और बी मेरा 2 पर है, वाई मेरा 25 पर है, तो ये इनका भी सम कितना आ रहा है? 27। चाहे तुम किसी भी लेटर को जोड़ लेना, ऐसे ही अपोजिट वाला हमेशा उनका सम कैसा बैठता है? 27 बैठता है। कितना? 27। जब भी आप किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर का अपोजिट निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे? किसी भी लेटर में से, मान लो जिसका भी निकालना हो, आर का निकालना हो, पी का, एन का, एच का, कैसे निकालेंगे? सभी लेटरों को 27 में से माइनस कर लेंगे जिसका चाहिए। तो एच मेरा 8 पर है, तो यहाँ से 8 माइनस किया तो कितना आ गया? 17 में से 8 गया तो 19, 9 बच गया यहाँ से, 9 8 17, और यहाँ पर है 19, और 19 कितने पर होता है आपका? एस पर। कैसे याद कराया था? 19 से, है ना? ये 6 वाला, उससे आगे है आपका 18 वाला। क्या सर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर अब आर का भी ऐसे अपोजिट निकल सकता है, आर का, पी का, एन का? तो इसका आंसर है यस। इसको भी 27 में से माइनस कर लो, कितना आएगा? 9। और 9 कितने पर होता है? आई पर। कितने पर होता है? आई पर। और पी कितना है? 16। तो 27 में से क्या माइनस कर लेंगे? 16। तो कितना आ गया? 7 में 6 गया तो 1 1 11। 11 कितने पर? के 11 किसका नंबर होता है? के का होता है, ठीक है ना? एन कितने पर? 14 पर। 27 में से इसको माइनस कर लो, 7 में से 4 गया तो 3, 2 में से गया तो 1, और 13 पर कितना हो जाएगा आपका? जो 13 नंबर होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 13 किस अल्फ़ाबेट का नंबर होता है, ठीक है? तो चलिए थोड़ा आगे समझते हैं इसमें। देखो मैंने अभी तक आपको 2 मेथड तो बता दिए हैं। पहला मेथड मैंने कैसे बताया था, पेपर मिलने से पहले जो रफ शीट मिलती है उसमें तुरंत अल्फ़ाबेट लिख लो, उनके अपोजिट नंबर भी लिख लो और उनके
दोनों आपके जो आपका लेफ़्ट टू राइट वाले नंबर लिख लो और राइट टू लेफ़्ट दोनों नंबर लिख लो। एक तरीका तो ये था। एक तरीका मैंने बताया कि चाहे कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर हो, चाहे आपको किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर का नंबर निकालना हो कि उसका अपोजिट नंबर क्या है, उसका अपोजिट लेटर क्या है, तो 27 में से उसको माइनस करना, और इसी से आपका टाइप भी बनता है क्वेश्चनों का। ठीक है ना। एक मेथड और है इसमें, ठीक है ना, उसे बता रहा हूँ मैं। देखो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, मतलब जो आपके लेटर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। एक मेथड आपका ये है, इसमें भी अपोजिट हो गया तुम्हारा। अपोजिट कैसे हो गया कि ए का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V और F का अपोजिट U G, ये आपस में क्या है, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट। देखो मैंने तुम्हें 3 मेथड बता दिए। पहला मेथड, पेपर मिलने से पहले उनके राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट वाले नंबर लिख लो। दूसरा मेथड क्या बता दिया मैंने तुम्हें कि किसी भी लेटर का आप अपोजिट निकालना हो तो 27 में से माइनस कर दो उस नंबर को, जिस भी लेटर का निकालना हो। और तीसरा मेथड मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि 13 ऊपर लिखो, 13 नीचे लिखो। लेकिन बात कहाँ पर आती है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप A से M तक से आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, N से पीछे से लिखते हुए आना है। वो भी आपका क्या बता देगा, अपोजिट बता देगा। क्या बता देगा, अपोजिट बता देगा। एक है अब आपकी जो थोड़ी सी ट्रिक है, और इसको आप थोड़ा कहानी भी समझोगे तो कहानी भी है जो आपको याद रखने में थोड़ी हेल्पफुल देगी। वो क्या है, जब भी आपको ऐसे अपोजिट निकालना हो ना, उसके लिए एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है ना। तो 2 दोस्त हैं, वो आपस में क्या प्लानिंग करते हैं कि आज हम घूमने के लिए जाएंगे। तो घूमने के लिए जा रहे हैं 2 दोस्त। तो आज, ठीक है ना, A का अपोजिट Z। तो आज किस दिन, आज वो घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब वो घूमने के लिए जा रहे हैं, किससे जाएंगे भाई, बाइक तो चाहिए, ठीक है ना, बाइक चाहिए। अब B का अपोजिट Y, B का अपोजिट Y, ठीक है ना। अब आज का प्लानिंग बन गया, आपको बाइक भी मिल गई। अब जो आपकी बाइक है वो कैसी होनी चाहिए, क्रक्स टाइप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, क्रक्स टाइप की होनी चाहिए, CRUX। तो C का अपोजिट X, C का अपोजिट X, ठीक है। तो देखो प्लानिंग भी हो गई आपकी, आज बाइक से, और कौन सी बाइक, क्रक्स से। अब आप कहाँ जाओगे, आप जिस इलाके में रह रहे हो, आपको पता है आप ज़्यादातर लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, द्वारका। कहाँ जाएंगे, द्वारका। द्वारका साइड आपका ज़्यादा घूमना पसंद करेंगे। तो D का अपोजिट W, D का अपोजिट क्या है, W है, ठीक है ना। क्रक्स बाइक से आप कहाँ जा रहे हो, द्वारका जा रहे हो, ठीक है ना। अब आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आज तो जाएंगे, बाइक से जाएंगे, क्रक्स से जाएंगे, क्रक्स बाइक से, और कहाँ जा रहे हो, द्वारका जा रहे हो। तो किस टाइम, क्योंकि भगवान की नगरी है द्वारका, द्वारकाधीश, तो वहाँ पर तो शाम का जो सौंदर्य होता है वो अच्छा होता है। तो आप किस टाइम जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे। कब जाएंगे, इवनिंग में। तो E का अपोजिट V, E का अपोजिट V, ठीक है ना। अब आप इवनिंग में जा रहे हो, तो मान लो आपका फ्यूल भी डलाना पड़ेगा भाई। ये तो है नहीं, आपकी जो बाइक है चाहे वो क्रक्स हो या कोई सी भी हो, बिना तेल तो वो जाएगी नहीं। तो आपको क्या डलवाना पड़ेगा, फ्यूल। तो क्या डलवाना पड़ेगा, फ्यूल। F का अपोजिट U, F का अपोजिट U। देखो मैंने अभी तक आपको इतने याद कराए हैं इसी ट्रिक से, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात आई है अभी। आज हम क्रक्स बाइक से द्वारका जाएंगे, और कब जाएंगे, शाम को जाएंगे। सिर्फ इतनी छोटी सी स्टोरी बताई है मैंने आपको कि आज A का अपोजिट Z,
बाइक, बी का अपोजिट वाई, क्रक्स बाइक, सी का अपोजिट एक्स, द्वारका जा रहे हैं, डी का अपोजिट डब्लू, कब जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, इवनिंग। अब इवनिंग को जा रहे हैं तो आपको फ्यूल डलाना पड़ेगा, और एफ का अपोजिट यू, ठीक है ना। अब आपने फ्यूल डला लिया और पूरी प्लानिंग कर ली, तो अब आपने कहा हम किस रास्ते से जाएंगे, तो आपने कह दिया हम जीटी रोड से जाएंगे। किस से जाएंगे, जीटी रोड से जाएंगे। देखो ये मेरी स्टोरी है, आप कैसे करके अपनी स्टोरी बना सकते हो, ये नहीं है आपको मेरी स्टोरी फॉलो करो, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है, बस याद होनी चाहिए, कैसे भी याद हो। तो जी का जीटी, तो जीटी रोड कौन सा है, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आती है, अब ये देखो जीटी रोड से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो तो टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा तो आप घंटों में पहुंचोगे। किस में पहुंचोगे, घंटों में। तो उसके बाद क्या लगा आपको, टाइम लग रहा है, आवर्स लग रहे हैं। तो एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, तो आवर्स लगे हैं आपके। तो आपने कहा भाई बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे तो बहुत घंटे हो चुके हैं। तो अब आपके दिमाग में आया क्यों नहीं, अब हम अपनी इंडियन रेलवे से चलते हैं। किससे जा रहे हैं, इंडियन रेलवे। तो इंडिया का आई और रेलवे का आर, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है आपका जे का अपोजिट क्यू। देखो इसको आप थोड़ा वैसे याद रख लेना। देखो ये तो आपको ज़्यादातर याद ही रहते हैं, ये हमेशा अपने साथ साथ चलते हैं। जैसे आप कह देते हो इसको, आपने वो कार्ड्स भी खेले होंगे, ताश, जो आपके पत्ते होते हैं वो खेले होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, एक आपका गुलाम होता है, एक आपकी क्वीन होती है। तो गुलाम और क्वीन एक साथ आएंगे। गुलाम और क्वीन क्या होते हैं, ये एक साथ आते हैं। जो आपके कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स पत्तों से याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, देखो इंडियन रेलवे से अब आप पहुंच चुके हो, पहुंच गए। तो अब आपको भूख भी लगेगी। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो, आप किसी से कहते हो कि एक कप चाय लाओ, एक कप चाय लाओ। जब आप यहाँ तक आ गए तो आपको भूख लगी तो आपने कहा एक कप चाय लाओ। अब चाय लाने के लिए कहा है आपने, तो के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, लाओ एल, एल है और ओ है। तो क्या कह रहे हो, एक कप चाय लाओ। अब चाय पी के आप क्या मिलेगा, आपके मन को तृप्ति मिलेगी, आनंद आएगा आपको। क्या आएगा, आपके मन को क्या लगेगा, तृप्ति आएगी, आपको आनंद आएगा। मन, ये मैंने तुम्हें कल भी कराया था 13-14, क्या कराया था 13-14। मन क्या होता है 13-14, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और आपके जो अपोजिट लेटर होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। तो एक बार दोबारा से हमारी वीडियो को प्ले करके देखना है। तो इसके बाद मैं थोड़ा अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा कौन सा था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका टॉपिक है और इसका डिस्कस करेंगे हम टाइप 1। देखो ये जो आपका टाइप है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम भी दिया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को जितना हो सकता है उतने अच्छे दिमाग से सेट कर लेना दिमाग में। जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुन लेना, और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, इसका टाइप 1 करते हैं। देखो इसमें लिखा है 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, ठीक है ना। सब कुछ कोड है। अब इसमें कुछ कोड छिपा हुआ है, उसमें कोड क्या है कि आपको पहचानना है कि एक का कोड क्या है, 3 का कोड क्या है, 4 का कोड क्या है। ये 3 वर्ड हैं और इनमें कोड छिपा हुआ है, वही चीज़ आपको ढूंढनी है बस। 478 का कोड है, उसका अर्थ है सी गुड पिक्चर्स। क्या है, सी गुड पिक्चर्स। 729 का अर्थ है
पिक्चर्स आर फेंट, पिक्चर्स आर फेंट, मतलब सब कुछ कोड है और हमारे दिमाग से बिल्कुल बाहर। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे कैसे इसको आंसर लाया जाए। इसमें क्वेश्चन पूछा हमें सी के लिए कौन सा अंक आएगा, जो हमारे सी है ना, तो आपको बताना है इस सी के लिए कौन सा अंक आएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व किस हिसाब से करें, किस तरीके से करें। तो इसमें 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। तो आप थोड़ा ये देखो कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, 478 का कोड है सी गुड एंड पिक्चर्स। इसमें थोड़ा ये देखो कॉमन क्या है। इसमें कॉमन मुझे दिख रहा है 1 3 4 4 7 8, मतलब मुझे दिख गया कॉमन 4। क्या कॉमन दिख गया? 4। यहाँ पर तो मुझे 4 कॉमन दिख गया। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स। तो यहाँ पर कॉमन दिख गया मुझे गुड। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो मेरा 4 है ना, इसका कोड क्या है? इसका कोड है गुड। तो यदि वो आपसे पूछ लेता कि गुड का नंबर क्या है, तो आपका आंसर होता कितना? 4। कितना होता? 4। लेकिन उसने हमसे गुड का तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है हमसे सी का। क्या किसका पूछा है? सी का। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, कॉमन देखा, कॉमन लिखा, यहाँ लिख दिया। दूसरी लाइन पढ़ेंगे, तीसरी लाइन पढ़ेंगे, दूसरी लाइन पढ़ेंगे और तीसरी लाइन पढ़ेंगे। इसमें है 4 7 8 का अर्थ सी गुड पिक्चर। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो ये चुटकियों में हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। 4 7 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स। और 7 2 9 क्या है? 7 2 9 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट। इसमें ये 7 नहीं है भाई, इसमें ये 8 है। 8 2 9 क्या है? 8 2 9। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें 8 कॉमन है और इसमें भी 8 कॉमन है। और इसमें कॉमन क्या है? पिक्चर्स कॉमन है। क्या है? पिक्चर्स कॉमन है। तो 8 के लिए क्या कोड निकल के आ रहा है? पिक्चर्स। ठीक है ना? ये पढ़ा हमने। अब ये देखते हैं, इसमें एक वर्ड हट गया, 2 वर्ड हट गया, मतलब गुड का पता चल गया, पिक्चर्स का पता चल गया। तो ये जो हमारा 7 है, क्वेश्चन दिक्कत में दिख रही है, तो पॉज करो। तो देखिए इसमें ये 8 किया, फिर भी थोड़ा मिस्टेक है, तो इसे पहले रुको 1 मिनट, इसको 7 ही रहने दो, तब सॉल्व करते हैं इसको। ये मेरा था 4 7 8 और ये मेरा था 7 2 9 7 2 9। देखो यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा था 7, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा था? 7। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो इन दोनों लाइन को पढ़ा तो सी गुड पिक्चर्स, पिक्चर्स आर फेंट। तो ये पिक्चर्स का कोड है जो वो 7 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो जो मेरा कोड बन रहा है सी। अब क्या बच गया मेरा? सी बच गया और यहाँ पर 8 बच गया। तो ये जो 8 नंबर है वो किसका कोड निकल गया? सी का निकल गया। किसका निकल गया? सी का निकल चुका है, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा था सी के लिए कौन सा अंक आएगा, तो आपको बताना है 8। क्या आएगा? 8। तो इसके लिए उसने आगे पूछा है कि फेंट के लिए कौन सा वर्ड आएगा। जो आपका ये फेंट है, इसके लिए देखो, अब इसमें जो मेरे लेटर बचे हुए हैं 4 7 8 ये पूरे हो चुके हैं। 1 3 4 है, 7 2 9, मतलब जो मेरा फेंट वर्ड है, जो मेरा फेंट वर्ड है, इसके लिए देखो, इसमें ये श्योर नहीं हो सकता कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 है या 9। तो इसका आंसर दोनों में हो सकता है, या तो 2 या फिर 9। तो आपका ऑप्शन में जो भी मिल जाए उस पर क्लिक कर देना। या तो आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे, 2 और 9, या फिर आपको मिल जाएगा या तो 2 मिल जाएगा या फिर 9 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्योर नहीं हो रहा है। 2 9 बचा है और फेंट बचा है। यदि यहाँ पर कुछ कॉमन होता, यहाँ पर कुछ कॉमन होता, तो हम क्या लिख देते कि हमारा जो श्योर हो जाता, यदि यहाँ 2 होता और यहाँ पर कुछ कॉमन हो जाता इन दोनों में से, तो यहाँ पर हम लिख देते कि इसका आंसर ये है, जैसे हमने ये सॉल्व किए थे, ठीक है ना। यदि वो अब आपसे ये पूछ ले कि जो आपका एंड है,
इसका क्या है, इसका आंसर क्या है, इसके लिए कौन सा नंबर प्रयुक्त है। तो एंड के लिए भी, जो आपका एंड है इसके लिए भी या तो 1 है या फिर 3 है, ठीक है ना। या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका 1, 3, 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 4, 7, 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स, 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर्स आर प्रिंट, मतलब सब कुछ कोड में भरा हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा था सी के लिए कौन सा अंक आएगा। तो इसमें हमने देखा है जो 1, 3, 4 है, सबसे पहले मैंने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी है, ठीक है ना। तो मैंने देखा इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो मैंने देखा जब मुझे अंक में कॉमन मिल गया, क्यों नहीं इंग्लिश में भी कुछ कॉमन देख लूँ। तो मैं यहाँ से मैंने देखा गुड एंड टेस्टी है सी गुड पिक्चर्स। तो मैंने देखा जो गुड वर्ड है वो भी 2 बार आया है और यहाँ पर 4 2 बार आया है। तो 4 किसका कोड बन गया था, गुड का बन गया था, ठीक है ना। तो उससे आगे मैंने देखा 4, 7, 8 इसका कोड ये था सी गुड पिक्चर्स, 7 to 9 का अर्थ था पिक्चर्स आर फेंट। तो यहाँ पर कॉमन मिला मुझे 7 और यहाँ पर कॉमन मिल गया मुझे पिक्चर्स। तो 7 किसका कोड बन गया, 7 पिक्चर्स का कोड बन गया। लेकिन मुझे पूछा किसका था, सी का। तो यहाँ पर कितना बच रहा है जो बिना कोड का है, 8, और यहाँ कौन सा है बिना कोड का, सी। तो ये 8 किसका कोड बन गया, सी का बन गया, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। और सेकंड में मुझसे क्या पूछा था कि फेंट के लिए कौन सा वर्ड आएगा। फेंट के लिए यहाँ 2, 9 है और यहाँ पर ये फेंट वर्ड है और फेंट के साथ आर है और यहाँ पर 2 है और 9 है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है जो ऑनलाइन में कुछ अंक कॉमन हो। तो सिर्फ एक ही लाइन है, तो यहाँ इसका आंसर हो सकता है या तो 2 या फिर 9। यदि वो आपसे यहाँ से पूछ लेता एंड का या टेस्टी का, तो भी इसका आंसर क्या होता है, या तो 1 या फिर 3। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अपना अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है पेन पेंसिल को कहते हैं @ और 2। क्या कहते हैं, एक तो @ है और एक 2 है। अगला है इरेजर और शार्पनर को कहते हैं @ और हैज। क्या बोलते हैं, @ और हैज। पेंसिल और इरेजर को बोल रहे हैं $, और @ क्या बोल रहे हैं, $, और @ तो इसमें पूछा है पेन को क्या कहेंगे और इरेजर को क्या कहेंगे। देखो दोनों लाइन को पढ़ते हैं। पहली लाइन पढ़ी पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर पेंसिल इरेजर। तो मुझे कॉमन मिल रहा है पहली और तीसरी लाइन में। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो पेंसिल है, इसमें पेंसिल है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, पहले तीसरी में $। तो पेंसिल का कोड क्या बन रहा है, जो मेरी पेंसिल है ना इसका कोड बन रहा है $। क्या बन रहा है, $। का। तो इसमें क्या बच गया, इरेजर। तो इरेजर का कोड क्या बन जाएगा, इरेजर का कोड क्या आ जाएगा, @ यहाँ पर @ और यहाँ पर क्या है, @ तो क्या बच गया मेरा, शार्पनर बच गया। क्या बच गया, शार्पनर। शार्पनर के लिए क्या बच गया, @ तो आ चुका है इरेजर के लिए। तो ये हैज किसके लिए बच गया है, शार्पनर के लिए। चौथा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बच गया पेन। पेन के लिए क्या बच रहा है ऊपर, $। तो आ चुका है, क्या बच रहा है, 2। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो पेंसिल का पूछे या फिर इरेजर का पूछे या शार्पनर का पूछे या फिर पेन का पूछे। तो हमसे पूछा था पेन का कितना आ गया, 2। इरेजर का पूछ लिया, इरेजर का कितना आ गया, @ ठीक है ना। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था और आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का आपके टाइप चलते हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन आपको इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल सके, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। 786 को बुक्स वेरी यूजफुल कहा जाता है, 653 को ह्यूमन वेरी इंटेलिजेंट कहा जाता है, 254 को इंटेलिजेंट आर गुड कहा जाता है। तो बुक के लिए क्या कोड आएगा और इंटेलिजेंट के लिए क्या कोड आएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर देना है, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। तो आने वाली क्लास में हम इसका जो टाइप है वो सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ।
तो अब आपको क्या करना है, आप जितना हो सकता है जो हमारी चैनल है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे जो हमारी क्लासेस हैं वो अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सकें और वो भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। तो अपनी क्लास को यहीं पर ऑफ करता हूं और आपको कुछ लाइंस बोलना चाहता हूं। तो वो लाइंस क्या हैं? ये लाइंस ये हैं कि जो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक बहाला जहाँ तक जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। सी यू अगेन।